Hello guys, in this lecture we are going to talk about microorganisms. What are microorganisms? Those microscopic organisms which we cannot see through our naked eyes are known as microorganisms. Why we cannot see microorganisms through our eyes? Because of their small and extremely minute structures, we are not able to see them through our eyes. We need microscope to see those microorganisms. So some microorganisms possess a unique ability, or they have certain specific features to adapt to extreme conditions. For example, oligotropic conditions. Oligotropic means low nutrient conditions. If the nutrients are extremely low, microorganism can survive and reproduce there. And the second thing is, for example, temperature. If the temperature is extremely high or extremely low, in both the cases microorganisms can survive over there. अगर हम high temperature की बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल जो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं वहाँ बहुत एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर होता है, फिर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे प्रेजेंस होते हैं, वहाँ पे सर्वाइव करते हैं, वहाँ पे रिप्रोड्यूस करते हैं. और अगर हम लो टेम्परेचर की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल बिलो 0 डिग्री सेल्सियस के परमाफ्रॉस्ट की बात करते हैं, जहाँ पे 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए टेम्परेचर बिल्कुल 0 डिग्री से नीचे रहता है, फिर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे सस्टेन करते हैं, वहाँ पे रिप्रोड्यूस करते हैं. सो ओवर जियोलॉजिकल टाइम स्केल, अगर हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात करते 4.5 बिलियन ईयर एगो जब ये अर्थ फॉर्म हुए थे और टिल नाउ, तो उसके बीच में 4 बिलियन से 3 बिलियन के बीच में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. तो उसके बाद जो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स हुए थे, बहुत सारे एरास एपोश में हाई टेम्परेचर्स रहे थे, बहुत लो टेम्परेचर्स भी रहे थे, हाई रेडिएशंस, हाई प्रेशर, लो प्रेशर्स, इन सारे एक्सट्रीम कंडीशंस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव किए थे. सो इन फैक्ट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर pioneer colonizers and have over geological time scale they have a profound influence on the climate and environment found on earth. सो अगर हम बात करते हैं उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई, जैसे मैक्रो एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अनटिल 1970s द मैक्रो एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्लासिफिकेशन हैव बेसिकली बेस्ड ऑन देयर फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस. क्योंकि 1970s तक कोई ऐसे टेक्निक्स डेवलप नहीं हुए थे, बहुत सारे टेक्निक्स जिससे हम उनकी जेनेटिक मटेरियल को एनालिसिस करें, तो हम उसकी फिजियोलॉजिकल डिफरेंस को लेके हम उनको क्लासिफाई करते थे. लेकिन 1970s में क्या हुआ कि 1970s में बहुत सारे टेक्निक्स डेवलप्ड किए थे, जिसके बेसिस पे हम उनके न्यूक्लिक एसिड्स को या जेनेटिक मटेरियल को एग्जामिन कर सकते थे, थ्रू विच वी कैन एनालिसिस द जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज न्यूक्लिक एसिड ऑफ द ऑर्गेनिज्म, स्पेसिफिकली द राइबोसोमल आरएनए. तो राइबोसोम्स क्या है? बेसिकली जो हमें प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं या ट्रांसलेशन में. तो राइबोसोम्स की जनरली अगर हम बात करते हैं तो राइबोसोम्स के 2 सब यूनिट होते हैं, एक लार्ज सब यूनिट और दूसरा स्मॉल सब यूनिट. लार्ज सब यूनिट में 23S rRNA होता है और जो स्मॉल और 5S rRNA होता है, और स्मॉल सब यूनिट में 16S rRNA होते हैं. तो ऑन द बेस इनके जो सीक्वेंस होते हैं, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, वो बहुत ही कंजर्व होते हैं. इन 1977 में जब कार्ल वूस ने डिस्कवर किया था आर्किया को यूजिंग 16S rRNA फॉर द फर्स्ट टाइम. बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ 16S rRNA, Carl Woese have identified an entirely new group of organisms which we call archaea. उसके बाद जो modern classification system हुए थे, जो modern classification system of the living organism has been divided into mainly 3 groups which we call archaea, bacteria and eukarya. Archaea, bacteria and
eukarya. These archaea and bacteria are microorganisms, and these are macroorganisms from protozoans to humans. We are here. So now we are going to talk about bacteria. Now we are going to talk about bacteria. In bacteria, the bacteria has been classified into two groups, eubacteria and archaebacteria. We are going to talk about eubacteria. The bacteria are the least structurally complex. इनके structure बिल्कुल ही simple होते हैं of all the microorganisms से, but they have greater metabolic flexibility and their diversity is very high. सबसे पहले इसमें हम cell envelope की बात करते हैं. Cell envelope. So based on their cell envelope, based on the structure of the cell envelope, the eubacteria are further being divided into two groups, that is gram positive bacteria and gram negative bacteria में. क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होते हैं, आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो डिफरेंस होते हैं. जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में इनके जो वॉल्स होते हैं वो बहुत मोटे मोटे होते हैं. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से थिक वॉल, क्योंकि वो एक्सट्रीम कंडीशंस में क्या होते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं सॉइल इन्वायरमेंट में. फॉर एग्जांपल बेसिलस है, क्लोस्ट्रिडियम है. और अगर हम ग्राम नेगेटिव की बात करते हैं, इनका स्ट्रक्चर बहुत कम्प्लेक्स होते हैं और जो मिनरल्स और इन्वायरमेंट से ये बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाते हैं. फॉर एग्जांपल स्यूडोमोनास में जो सॉइल में वो एक तो इन्वायरमेंट के और दूसरा बैक्टीरिया के साथ बहुत सारे इंटरेक्ट कर पाते हैं. सो सेल वॉल के बाद फॉर द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म्स के अंदर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म होते हैं. एंड द सेल वॉल. सो बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल लुक लाइक दिस. सो इसमें क्या होता है, प्लाज्मिड भी होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं और न्यूक्लियर मटेरियल होता है साइटोप्लाज्म के अंदर. और इनके जो लेयर्स होते हैं, इनर मेम्ब्रेन, पेरिप्लाज्मिक स्पेस होते हैं, सेल वॉल होते हैं और आउटर मेम्ब्रेन्स होते हैं. सो साइटोप्लाज्म के अंदर सबसे पहले क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम और प्लाज्मिड. क्रोमोसोम और प्लाज्मिड. क्रोमोसोम को हम जनरली जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं या न्यूक्लियर मटेरियल भी कहते हैं. द chromosomes have the capacity to store informations and replication, जो DNA replication करते हैं. and plasmids are extra chromosomal DNA भी कहते हैं. और these are the DNA sequences that are separated from the chromosomes. Normally जो plasmid होते हैं, they encode genes that are not mandatory for the cell growth and division, but to sustain or to make more competitive in the environment or a particular niche, these plasmid help to survive the organisms in that environment by producing, for example, antibiotic resistant genes. For example, if an environment there is high antibiotic concentration, this plasmid can make a protein which is very resistant to antibiotics. एंड जो प्लाज्मिड की बहुत सारे टाइप्स हैं, दिस आर स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड सच एज कंजुगेटिव प्लाज्मिड, नॉन कंजुगेटिव प्लाज्मिड और इनकम्पेटेबल प्लाज्मिड. प्लाज्मिड में अलग ही टॉपिक है जिसको हम फर्दर विल स्टडी अबाउट दिस इन नेक्स्ट लेक्चर. सो इसके जो इनर और राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है. 16S और 23S और 5S rRNA होते हैं राइबोसोम के अंदर. राइबोसोम्स हमें ट्रांसलेशन में मदद करते हैं और इसका जो rRNA का सीक्वेंस होता है वो हाईली कंजर्व्ड भी होते हैं. और हम अगर सेल वॉल की बात करें, ये पेप्टिडोग्लाइकन्स के बने हुए होते हैं. एनेस्टल नेक एंड नेम का बने होते हैं, एनेस्टल ग्लूकोज अमाइन और एनेस्टल न्यूमेरिक एसिड. और अगर हम बात करते हैं आउटर मेम्ब्रेन के, आउटर मेम्ब्रेन सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज में ही प्रेजेंट होते हैं और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज होते हैं उनके पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल के ऊपर और टेक्विक एसिड करके दो लेयर होते हैं फोन जो एंकर करते हैं पेप्टिडोग्लाइकन की लीफलेट पे होते हैं. और इसमें जो अपेंडेजेस है, फ्लैजिलम और फ्रेम्बी. फ्लैजिलम ये है कि उसको
एक फ्लैजिला मोटिलिटी के लिए, मूवमेंट के लिए मदद करते हैं, और फ्रेम्बी यानी कि जो एंकरिंग के लिए, ये क्या है, होलो फाइन लेग प्रोटीन्स है जो दूसरे सेल्स के साथ वो चिपकने में मदद करते हैं. So the next thing is, on the basis of cell envelope, we have said the microorganism, the eubacteria have been further divided into gram-positive and gram-negative bacteria. This is the cell structural. This is the comparison of cell envelope of gram-negative and gram-positive bacteria. In cell envelopes, gram-positive bacteria and gram-negative bacteria have same membrane proteins, lipids, cell membranes, periplasmic space and peptidoglycan. But the difference is, gram-positive bacteria have outer membrane, it is absent in gram-positive bacteria, and gram-negative bacteria has lipopolysaccharide LPS, which is used for anchoring to the other cell. These have endotoxin and antigenic, but they are absent in gram-positive cell envelope. But in gram-positive bacteria, they have teichoic acid, which is antigenic as well as endotoxin. They have been addition with the other cell or with the other bacteria or with the environment. So this is the structure of cytoplasmic cell membrane. This is the structure of cytoplasmic cell membrane. The membrane is composed of phospholipid that spontaneously, this is structure of phospholipid that spontaneously oriented themselves so that the polar head, this is the head is polar head group are directed to the exterior of the membrane, and the non-polar tail, which is non-polar fatty acid group tail, which is directed toward the interior of the cell membrane. This possess certain proteins. This possess certain protein which help in transport of nutrients and other materials. So coming to the information transfer of the cells. So information transfer, there are mainly two types of gene transfer. One is lateral gene transfer or horizontal gene transfer. In lateral gene transfer, the gene between two strands, the acquisition of new DNA generally occur through lateral gene transfer or through horizontal gene transfer. For example, conjugation. In conjugation, the relies on direct cell-to-cell transfer of genetic material or plasmid DNA. In conjugation, bacterial cell need to come close. अगर एक दूसरे के क्लोज नहीं आएगा तो जीन ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि ये लोग एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको हम कहते हैं सेक्स पाइलस और सेक्स प्ली, जिसके थ्रू वो अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करते हैं. इन जब कॉन्जुगेटिव प्लास्मिड होता है या कॉन्जुगेशन करते हैं, दे हैव सर्टेन जीन call it tragenes which code for the production of sex pillars. जो ये डोनर सेल और रिसिपिएंट सेल को पास पिलियस फॉर्म करते हैं तो एक दूसरे से फिर ट्रांसफ़र करते हैं अपना जेनेटिक मटेरियल. And the another type of gene transfer is transduction. In bacterial cell, for example, किसी बैक्टीरिया को किसी फाज ने, बैक्टीरियोफाज ने उसको इन्फेक्ट किया और लाइटिक साइकिल उसमें किया, तो लाइटिक साइकिल में क्या होता है कि जो डीएनए होता है बैक्टीरिया की उसको ब्रेक डाउन करते हैं छोटा करके, फिर वो बैक्टीरियल मशीनरी को यूज़ करके अपना जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट करते हैं वायरस. फिर क्या करते हैं, वो प्रोटीन भी सिंथेसिस करते हैं, और जो कैप्सिड में कभी कभार अचानक से बैक्टीरिया का डीएनए चला जाता है, फिर जब वो इन्फेक्ट करते किसी दूसरे बैक्टीरिया को, फिर वो उसमें अटैच हो जाता है और ट्रांसफ़र हो जाता है. हम उस सेल को फिर ट्रांसड्यूसिड सेल कहते हैं. और अगर हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के, ट्रांसफॉर्मेशन
बैक्टीरियल सेल जब फ्री डीएनए किसी सराउंडिंग मीडियम से इन्वायरमेंट से कैप्चर करते हैं रेसिपिएंट से, डोनर सेल को अगर फॉर एग्जांपल कुछ लिसिस हो गया या डैमेज हो गया तो वो अपना डीएनए को बाहर छोड़ देते हैं इन्वायरमेंट में और रेसिपिएंट सेल उसको रिसीव कर देते हैं. सो हियर इज द स्ट्रक्चरल कंपैरिजन ऑफ आर्कीबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, या आर्किया और हम जनरली बैक्टीरिया कह सकते हैं. इनकी जो लिपिड है वो ग्लिसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड होते हैं, इनके भी ग्लिसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड होते हैं, बट द डिफरेंस इज इनका जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो ग्लिसरॉल का वो अपोजिट होता है दैट ऑफ बैक्टीरिया इन यूकैरियोट्स में. और जो मेम्ब्रेन होते हैं ये दोनों ही कंपोज किसके होते हैं, ग्लिसरॉल के होते हैं, लेकिन एक स्टार के होते हैं दूसरा ईथर के. ईथर लिपिड्स होते हैं जिसमें ग्लिसरॉल ईथर लिपिड्स इन आर्किया एंड ग्लिसरॉल स्टार लिपिड्स इन बैक्टीरिया. जो सेल वॉल, अगर सेल वॉल हम देखेंगे आर्किया में पेप्टिडोग्लाइकन बिल्कुल भी नहीं होते और वो पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, और उसमें सरफेस जो लेयर प्रोटीन होते हैं और एस लेयर वो प्रेजेंट होते हैं, वो दोनों भी प्रेजेंट होते हैं. और फ्लैजिला विच रिजेंबल्स टू टाइप 4 प्ली इन आर्किया एंड विच रिजेंबल्स टू टाइप 3 प्ली इन बैक्टीरिया. और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो दोनों में वन सर्कुलर क्रोमोसोम्स होते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर अच्छा लगे तो शेयर कर देना. थैंक यू.